खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। इससे पहले कि वो अपने नापाक इरादों को हकीकत का रूप देता, यकदम उसके फ्लैट की बेल बजी। तुम रूम में जाओ, मैं देखता हूँ, वो उसे यकदम खुद से अलग करते हुए बोला। मायशा इस कदर निढाल और किसी जज्बाती सहारे की मोहताज थी कि उसकी गिरफ्त में मौजूद हवस को समझ ना सकी, या फिर वो समझना नहीं चाहती थी। अंधी मोहब्बत यकीनन ऐसी ही होती है जिसमें इंसान जानते बूझते आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फिर ऐसी मोहब्बत जहां ले जाना चाहे वहीं इंसान चला जाता है, फिर वो चाहे कोई पाक जगह हो या दलदल। मायशा तेजी से उठकर कमरे की जानिब बढ़ी। वो इसी खौफ में मुब्तला थी कि शायद जुनैद फिर से ना आ गया हो। इसी खौफ के पेशे नजर उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोल रखा था ताकि वो देख सके कि आने वाला कौन है। दरवाजा खुलते ही एक अजनबी चेहरा तबरेज को दिखाई दिया। जी, उसने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा, मगर उसके पीछे जुनैद के फ्लैट के दरवाजे में जुनैद को नमूदार होते देखकर वो कुछ ठटका। मायशा कहाँ है? आने वाला शदीद गुस्से में मालूम होता था। कौन मायशा? जुनैद की मकरू मुस्कुराहट को वो समझने से कासिर था और इस बात से भी अनजान के आने वाला कौन है। जुनैद और जवाद की शक्लों में बिल्कुल भी ममासलत नहीं थी। वही मायशा जिसे मोहब्बत के जाल में फंसा कर तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो। उसके मासूम बनने पर वो गुस्से से बिपर कर उसे धकेलते अंदर की जानिब बढ़ा। दरवाजे से बाहर का मंजर देखती मायशा जवाद को अंदर आते देखकर बेयकीनी से बाहर की जानिब लपकी। भाई! वो रोते सिसकते हुए बाहर निकली। माइश! जवाद ने मोहब्बत से उसे खुद में भींचा। तबरेज भी गुस्से से तिलमिलाता अंदर की जानिब बढ़ा। जुनैद भी पीछे पीछे अंदर आया। आखिर जो आग लगाई थी उससे धुआं उठते भी तो देखना था। कौन है ये? यकदम मायशा को पीछे करके पूछा। तबरेज को एक नजर देखकर वो नजरें झुका गई। मेरे दोस्त हैं। उसका नजरें चुराना जवाद को किसी तौर हजम नहीं हुआ। उसके चेहरे से हाथ भी सुर्रत से हटाए। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। उसकी अगली बात पर जुनैद ने बेसाख्ता कह कहा लगाया। बताओ भाई, तबरेज, कितनी मोहब्बत करते हो तुम इससे? वो यकदम बोलते उसे बीच में घसीट लाया। तबरेज ने गुस्से से उसे घूरा। उसका सारा प्रोग्राम वो खराब कर चुका था। जब जब उसने मायशा के साथ गलत करना चाहा, तबरेज ने उसे समझाया कि जल्दी ना करे। जैसे ही वो उसे अपनी मोहब्बत में फंसा लेगा तब दोनों मिलकर उसके वजूद पर तसल्लुत कायम करेंगे। आज भी वो यही उसे समझा रहा था कि उसने मायशा के साथ ये सब करके गलत किया है। वो उसे ये भी बता रहा था कि आज की रात वो उसे जज्बाती सहारा देते उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करेगा और फिर उसे ब्लैकमेल करके आमादा करेगा कि वो जुनैद के साथ भी वही सब करे। जब वो एक बार उससे अपनी हार का बदला ले लेगा और तबरेज से उसके ताल्लुक की चंद पिक्चर्स लेकर जवाद को भी सेंड कर देगा ताकि उस लड़की का यहाँ कोई अपना ना रहे। आखिर वो क्यों उसकी जिंदगी में आई? वो उससे शदीद नफरत करता था। उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करे, वो दोनों उससे हर तरह का ताल्लुक खत्म कर देंगे। जुनैद उसे तलाक देकर फ्लैट से भी निकाल देगा और तबरेज उसे वैसे भी कुछ दिनों बाद दुबई वापस चले जाना था। चंद रातें ही रंगीन कर लेगा। ना जाने क्यों जुनैद को यकीन नहीं था कि तबरेज उसे ऐसा कोई मौका देगा। उसे लगा था कि वो मायशा को हासिल करके जुनैद को ऐसा मौका नहीं देगा। इसी वजह से जब तबरेज ने बताया कि मायशा वहां है, तब वो जानबूझकर उसके फ्लैट में आया। एक छोटा सा कैमरा उसके सिटिंग रूम की टेबल में लगा आया। उसने सोचा था कि सब रिकॉर्डिंग करके जवाद को भेजेगा। अगर वो इस तक रसाई ना भी हासिल कर पाया तब भी वो जवाद की नजरों में एक बार उसे जरूर गिराना चाहता था। बकवास बंद करो, वो गर्रा कर बोला। उसकी कमीनगी की वजह से आज उसका सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया था। आज की रात उसकी इतने दिनों की मेहनत को वसूल करने की रात थी। वो इतना जान चुका था कि जज्बाती सहारा देकर वो सब कर लेगा जो वो मायशा के साथ करना चाहता था और उसे शादी का झांसा भी देगा। तब वो सब करने पर मान जाएगी। वो इतनी ही बेवकूफ थी। भाई, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। उसके इल्तफात को वो अपनी समझ के मुताबिक यही समझी। मशरकी लड़कियां इसीलिए जज्बाती और बेवकूफ होती हैं कि वो किसी के इल्तफात को फौरन मोहब्बत और फिर शादी तक ले जाती हैं। वो भी ऐसी ही मशरकी लड़की थी। मैंने ऐसा कब कहा?
अब की बार तबरेज का बोलना मायशा को साकित कर गया। जवाद ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। आप मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। वो जैसे उसे बावर करवा रही थी। बेयकीनी से देखती वो यकदम उसकी जानिब बढ़ी। शादी का लफ्ज तो हमारे रिश्ते में है ही नहीं। तुमने बहुत गलत समझा। गलती तुम्हारी थी। क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? वो साफ अपना दामन बचा गया। मगर आप मुझे प्यार करते रहे, मुझे मोहब्बत से थामना, मेरे इतने नजदीक आना। मायशा के सवालों पर जवाद का बस न चला। मायशा को जोरदार थप्पड़ लगाए। वो किन नजदीकियों की बात कर रही थी? क्या वो उससे आगे वो सोच न सका। तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उनसे कोई रिश्ता। तबरेज की अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि जवाद का जोरदार थप्पड़ उसका मुंह बंद करवा गया। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो एकदम उस पर झपटी। शट अप, निकलो मेरे फ्लैट से। वो उसे धकेल कर बोला, ये नहीं हो सकता। आप तो मेरी हर तकलीफ पर मरहम रखते थे। आप तो मुझे इस घटिया शख्स से महफूज रखना चाहते थे। वो हिस्टेरिकल हुई। लेकर जाओ इस पागल को यहां से। वो गुस्से से जवाद को देखकर बोला, मजीद तुम्हें यहां खड़े मातम करना है तो करो, अपनी इज्जत की कोई परवाह है तुम्हें? वो गुस्से से मायशा पर धाड़ा, जो अभी भी समझ नहीं पा रही थी, अपने बाल नोच रही थी। जवाद ने जबरदस्ती उसे थामा। उसे घसीटता हुआ वो उसे लिए वहां से निकलने लगा। तलाक भिजवा दूंगा तुम्हारी सो कॉल्ड बहन को। जुनेद की बात पर वो लम्हा भर के लिए थमा, फिर इसी तरह बाजू से घसीटते उसे जेम के फ्लैट में ले गया। क्या हुआ है? जेम उसके साथ मायशा को यूं आते देखकर परेशान हुआ। किस हद तक चली गई थी तुम इसके साथ? वो बोला नहीं, फिर से धाड़ा। मायशा के ठठहरे आंसू बहे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत की थी। वो अपनी सफाई देने लगी। क्या तुम इतनी ही बेवकूफ हो कि कोई तुम्हें केयर शो करेगा और तुम उसके साथ चल पड़ोगी? तुम जानती हो आज अगर मैं ना आता तो वो क्या कर सकता था तुम्हारे साथ? वो उसे वो तल्ख हकीकत का रूप दिखाने लगा जिसे देखने की इस लम्हे उसे चाह नहीं थी। वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, वो ऐसे नहीं है। वो उसकी सफाई दे रही थी। तुम्हारे मुंह पर वो तुमसे हर उस ताल्लुक पर इनकारी हो चुका है जो बकौल तुम्हारे उसके और तुम्हारे दरमियान था। मायशा मैं क्या करूं तुम्हारा? वो उसकी बेवकूफी पर चकरा कर रह गया। तुमने एक बार मुझे इस बंदे के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। तुम जानती हो ऐसे चोर ताल्लुकात का अंजाम क्या होता है। जो आज तुम्हारे साथ होने वाला था। वो सर पकड़कर उसके सामने सोफे पर बैठा था। तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। बेहतर है कि कुछ अरसा मैं तुमसे ना मिलूं, वरना मैं तुम पर अब कभी एतबार नहीं कर पाऊंगा। सुर्ख आंख के लिए वो उठा। जेम की जानिब देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज इसका ख्याल रखना, मैं फोन पर तुमसे राब्ते में रहूंगा। उसे जाता देखकर वो जैसे होश में आई। मत करें यूं, मुझे माफ कर दे, मैंने तो मोहब्बत की थी, आप मुझे अकेला मत करें। वो भाग कर उसके सामने आई। मायशा अभी मेरे सामने से हट जाओ। वो गुस्से से बोला, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी कि तुम किसी गैर के कहने पर यकीन करती चली गई? बताओ, क्या मैं काफी नहीं था तुम्हारे लिए? वो उसे झंझोड़ कर पूछने लगा। जवाद आराम से बात करो, वो घबराई हुई है। जेम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की, मगर जिस बुरी तरह आज उसका एतमाद मायशा ने तोड़ा था वो सह नहीं पा रहा था। अपनी गैरत को यूं किसी के साथ, और वो भी ऐसे शख्स के साथ जो गंदे अजाइम रखता हो, देखना बहुत मुश्किल था। जवाद के लिए वो उसके लिए एक भाई की तरह ही पॉजेसिव था। मैं पागल था जो उसे जुनेद से बचाता रहा। वो तो फिर उसके लिए हलाल था, ये तो हराम के साथ। इससे आगे उससे कुछ न कहा गया। मायशा उसकी बात पर फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, जेम के पास से गुजरते उसे किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो मायशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जेम और वो उसी लम्हे तेजी से उसकी जानिब लपके। वो दोनों इस वक्त फरजाद के साथ जहाज में मौजूद थे। उनके अलावा भी फरजाद के अपने 2-4 लोग मौजूद थे। मायशा बिल्कुल खामोश थी, जबकि फरजाद और जवाद ही सारा वक्त बातें करते रहे। एक तवील सफर के बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहाज से नीचे आते मायशा की निगाहें झिलमिलाईं। उम्र का एक हिस्सा उसने इस सरजमीन पर, इस शहर में गुजारा था। यहां से जाते वक्त वो कितनी खुश थी कि अपनी माँ के पास जा रही है। अंदाजा नहीं था कि चंद सालों में जिंदगी इस बुरी तरह बदल जाएगी। वो बच्ची से एक मैच्योर लड़की बन चुकी थी,
जिसने जमाने के ना जाने कितने ही सर्दो गर्म देख लिए थे। इंसानों के वो रूप देखे थे कि अब किसी पर एतबार करने को दिल नहीं करता था। मायशा, जवाद की तीसरी बार जोर से बुलाने पर वो चौंकी। फरजाद ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वो भी उसकी गायब दिमागी नोट कर चुका था। इधर आओ। ट्रॉली से एक हाथ हटाकर उसने मायशा का हाथ गिरफ्त में लिया। आर यू ओके? उसके सवाल पर वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला गई। फरजाद ने एक नजर उसके सते चेहरे को देखकर गर्दन वापस मोड़ ली। इस पहेली को वो सुलझाना चाहता था। कुछ लोग होते हैं जिनकी अच्छी नहीं बुरी आदतें हमें उनकी जानिब मुतवज्जा करती हैं, और तब हमें मालूम होता है ये बुराई का लिबादा उन्होंने किसी तकलीफ के बायस ओढ़ रखा है। फरजाद इस तकलीफ को जानना चाहता था। ना जाने क्यों उसमें दिलचस्पी महसूस हो रही थी। एक गहरा सांस लेकर वो अपने मैनेजर की जानिब मुतवज्जे हुआ। एयरपोर्ट से निकलते ही बहुत से फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे। सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो शो से मुताल्लिक उससे सवालात करने लगे। जब एक रिपोर्टर की नजर मायशा पर पड़ी, वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। वो इस तरह के प्रोटोकॉल और मीडिया की आदी नहीं थी। यकदम रिपोर्टर्स को अपनी जानिब लपकता देखकर जवाद के पीछे हुई। फरजाद ने हाथ से जवाद को अपने पास आने का इशारा किया। देखे नाजरीन, इस शो की जान पाकिस्तान में मौजूद हैं। सर, क्या इन्हें आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लाए हैं या इनका यहाँ आना आप ही की फ्लाइट में और आप ही के साथ महज इत्तेफाक है? एक रिपोर्टर ने मायशा और जवाद के उसके साथ खड़े होते देखकर सवाल किया। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। इनको पाकिस्तान मैं ही लाया हूँ और वजह यह है कि ये हमारे प्रोजेक्ट का अब से हिस्सा है। फरजाद की बात पर यकदम वहां शोर मचा। बहुत से शायकीन जो इस शो को देख चुके थे वो भी वहां खड़े दिलचस्पी से फरजाद और मायशा को देख रहे थे। चंद एक फैंस ऑटोग्राफ के लिए उसकी जानिब आने को बेताब थे। होल्ड ऑन, उन्हें अभी आप सबकी और इस मीडिया की इतनी आदत नहीं, लिहाजा आप लोग अपने सवालात को फिर कभी उठा रखें। 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मायशा का इस इंडस्ट्री में हम वेलकम भी करेंगे और नए प्रोजेक्ट को डिस्कस भी करेंगे। इस वक्त हम शदीद थके हुए हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तानी इनका ख्याल करें, इन्हें वार्म वेलकम करेंगे ताकि ये हमेशा यहाँ के लोगों को याद रखें। तो अभी के लिए प्लीज इजाजत। बड़ी सहूलत से उसने मायशा को रिपोर्टर्स के सवालों से बचाया जो उससे आखिरी शो में रोने की वजह पूछ रहे थे, और वो लब चबाते समझने से कासिर थी कि क्या कहे। प्लीज। फरजाद की बात पर सबने अपने सवालात को समेटा और भरपूर अंदाज में उसे वेलकम कहने लगे। चंद एक फैंस के इसरार पर इन दोनों की इकट्ठे तस्वीर उतारी गईं। मायशा इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ पड़ी जा सकती थी। बड़ी मुश्किल से वहां से जान छुड़ाकर वो लोग फरजाद की गाड़ी की जानिब बढ़े। उस तकलीफ दे दिन और रात ने मायशा की जिंदगी अक्सर बदल दी। हॉस्पिटल से जेम उसे वापस अपने पास ले आया था। जवाद की किसी और स्टेट में जॉब हो गई थी, वो उसे जेम के हवाले करके जा चुका था। चंद दिनों बाद उसे जुनैद की जानिब से तलाक के पेपर्स मिल चुके थे। उसकी माँ कहाँ थी अब? मुनीर के साथ क्या हुआ था? उसे कोई गर्ज नहीं थी। जवाद उसके कॉलेज और बाकी खर्चे के सभी पैसे जेम को भेजता था, मगर तबरेज के साथ अपना ताल्लुक छुपाने पर वो मायशा से बेहद खफा था। कुछ वो मंजर जो उसने जुनैद के फ्लैट पर उस बड़ी स्क्रीन पर देखा था वो उसकी निगाहों के सामने से नहीं जाता था, जिसमें तबरेज उसके माथे और चेहरे पर प्यार कर रहा था। क्या वो इतनी बेवकूफ थी कि किसी भी ऐरे गैरे को खुद को यूं छूने की इजाजत दे रही थी, जो जुनैद जैसे की नीयत से आगाह हो गई थी मगर तबरेज की गंदी नीयत की जानिब से अपनी नजरें बंद कर चुकी थी? मायशा की यह हरकत उसे भुलाए नहीं बोलती थी। वो फिलहाल उससे मिलना नहीं चाहता था और इसी बायस वो उससे हर कांटेक्ट खत्म कर चुका था। इस बात से वो आगाह था कि उसकी आवाज सुनते ही वो वापस आएगा। उसे बहुत अरसे तक हिस्टेरिया के दौरे पड़ते रहे। जेम ने जवाद की कमी पूरी करते उसका बहन की तरह ख्याल रखा। उसका इलाज, उसका ध्यान रखना सब उसने अपने जिम्मे ले लिया था। एक दिन वो यूं ही जेम को बिताकर करीबी पार्क गई जहां उसे एक लड़की कुछ सूंघते हुए नजर आई। उसे वो दिन याद आया जब जुनैद ने उसे ऐसी ही कोई चीज सूंघाई थी। वो कुछ झिझक कर उसके करीब गई। सुनो, उसे आवाज दी। उस लड़की ने झटके से वो पुड़िया अपने हाथ में छुपाते उसकी जानिब देखा। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? वो झिझकते हुए उसके करीब बैठकर पूछने लगी। उस लड़की ने अपनी नीम ख्वाबीदा आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा।
इधर उधर देखकर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराती उसके करीब आई। सुकून, यक लफ्जी जवाब देकर वो खोखले अंदाज में हंसी। मायशा उसके जवाब पर कितने ही पल उसे देखती गई। उसी सुकून की तो उसे भी जरूरत थी। सुकून ही तो कहीं नहीं मिल रहा था। हर जानिब वहशत थी, रिश्तों की बदएतमादी की वहशत। सारा दिन उसे तबरेज के कहे जुमले याद आते। क्यों किया था उसने ऐसा? क्यों उसके पाकीज़ा जज्बों को यूं मजाक बनाया था? क्या मोहब्बत ऐसी होती है? इतनी नाकदरी? उसे क्यों उसका असल चेहरा देखने के बावजूद अब तक यकीन नहीं आ रहा था? कहीं बाहर निकलते वो लोगों में उसे ढूंढती थी कि शायद वो कहीं से नजर आ जाए। वो उससे पूछे कि क्या वाकई किसी लम्हे उसे उससे मोहब्बत नहीं हुई थी? क्या उसकी जानिब उसने कभी मोहब्बत से नहीं देखा था? तो फिर उसके दिल पर मोहब्बत ने दस्तक क्यों दी थी? फिर मोहब्बत ने उसे इस दर्द से आशना क्यों किया था? जवाद ने भी तो एक लम्हा के लिए उसे नहीं समझा था। हमेशा उसका साथ देने वाला यूं पल में उसे पराया कर गया था। यकदम आंखों में आंसू सिमट आए। सुनो, बगैर कुछ भी सोचे उसने उस लड़की को पुकारा। मुझे दोगी? मुझे भी सुकून चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा। उससे सवाल करती वो रो पड़ी। वो लड़की भी उसके रोने पर घबरा उठी। रो नहीं, ये लो, कुछ वक्त के लिए अपनी सब तकलीफों से छुटकारा पालो। उसे पिचकारते उस पुड़िया में बचा खुचा पाउडर उसकी जाने बढ़ाया। फरजाद के घर के करीब ही अपार्टमेंट्स में उन्हें ठहराया गया था। रात के डिनर पर मुलाकात होगी। उन्हें वो जगह दिखाकर आराम का कहकर वो अपने घर जा चुका था। अपार्टमेंट काफी कुशादा था। वो दोनों अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। एक कल वक्ती मुलाजमा वहां मौजूद थी। उनके चाय खाने सब उसी की जिम्मेदारी थी। रात में फरजाद ने फोन करके उन्हें तैयार रहने का कहा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी उनके अपार्टमेंट के सामने मौजूद थी। वो दोनों बाहर आकर उसकी गाड़ी में बैठे। तुम दोनों पहली बार पाकिस्तान आए हो? फरजाद के सवाल पर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। मायशा ने लब भींचकर मुंह दूसरी जानिब कर लिया। मैं पहली बार आया हूँ। मायशा पहले भी आ चुकी है। उसकी बात पर फरजाद चौंका। अच्छा, ग्रेट, कब आई थी? वो यूं ही बरसबील तज़करा पूछ बैठा। पता नहीं, याद नहीं मुझे। कुछ देर की खामोशी के बाद वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। बहुत छोटी थी ये तब। उसका लहजे की तलखी को जवाद ने कवर करने की कोशिश की। फरजाद ने बस हों किया। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों और फरजाद के चंद करीबी बंदे और उसका बिजनेस पार्टनर साले भी इस डिनर में मौजूद था। कैसा लगा आप दोनों को पाकिस्तान आकर? साले ने खाने के दौरान पूछा। मायशा ने सर झुकाकर सारी तवज्जो खाने पर ही रखी। वो अपने माजी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, फिर भले वो पाकिस्तान से ताल्लुक की बात होती। अच्छा लगा है, आज तो पहला दिन है। मैं तो 1-2 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो तकल्फन मुस्कुराते हुए बोला। फिक्र मत करें, ये भी हमारी फैमिली की तरह हैं। अब साले ने मुकम्मल इत्मीनान दिलाया। अगले दिन साले ने उन्हें अपने घर मदऊ किया ताकि मायशा उसकी बेगम से अच्छे से घुल मिल जाए, मगर वो ज्यादातर खामोश ही रही। सफीना ही ज्यादा बातें करती रही। हाँ, मगर बाकियों की तरह उसके साथ वो रूड रवैया न रख सकी। तुम बहुत कम गो हो। कुछ देर बाद सफीना ने कहा। वो हौले से मुस्कुराई। बस मेरी नेचर ही ऐसी है। अब वो उसे क्या बताती कि एक वक्त ऐसा भी था कि वो खुद बढ़कर लोगों के साथ बातें क्या करती थी। अच्छी नेचर है, लेकिन कभी कभार बातें कर लेनी चाहिए, वो हंसते हुए बोली। मायशा महज मुस्कुरा कर रह गई। अगले दिन फरजाद और साले से इजाजत लेकर सफीना उसे शॉपिंग पर ले गई। एक अरसे बाद उसने पाकिस्तानी ड्रेस देखा था। बहुत अरसे से वो खुद जीन्स और टी शर्ट्स या फिर स्वेटर्स और कोट जैकेट पहने रखती थी। इस वक्त भी सर्दी के बाद उसने डार्क ब्राउन जीन्स पर प्लम कलर का टर्टल नेक वाला स्वेटर और उस पर ब्राउन लेदर की जैकेट पहन रखी थी। बाल पोनी टेल की बजाय ऊंचे से जूड़े में कैद थे। लाइट सा मेकअप किए वो खासी बेहतर लग रही थी अपने डार्क मेकअप की निस्बत। तुम भी कुछ लो ना। वो दोनों इस वक्त जनरेशंस की आउटलेट पर खड़ी थी। मायशा को बाकी सब आउटलेट्स की निस्बत इस ब्रांड के कपड़े बेहद अच्छे लगे थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न का बड़ा अच्छा फ्यूजन किया गया था। सफीना की बात पर हौले से मुस्कुराते उसने भी अपने लिए 2-3 जोड़े ले लिए। तुम्हें पता है, मुझे सबसे ज्यादा सुकून शॉपिंग करके मिलता है। कुछ भी हुआ हो, जितनी भी डाउन हुई हो, शॉपिंग पर आ जाऊं ना तो हर टेंशन खत्म हो जाती है। वो मजे से उसे बता रही थी। सुकून,
फिर से वही एक लफ्ज। यकदम उसे महसूस हुआ उसने कितने दिनों से ड्रग्स नहीं ली, ना ही सिगरेट की तलब हुई है। जिंदगी यकदम से इतनी मसरूफ हो गई कि उसे इन दो चीजों का ख्याल ही नहीं आया। क्या वाकई वो अब तक खुद को धोखा दे रही थी? हाँ, शायद वो खुद को धोखा दे रही थी। वो खुद से सवाल जवाब बुन रही थी जब सफीना ने उसे धोखा दिया। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बहुत अच्छा ड्रेस है, फौरन ले लो। वो कब से एक ही ड्रेस हाथ में थामे उसे देखती अपनी ही सोचों में गलता थी। सफीना ये समझी कि उसे चॉइस करना मुश्किल हो रहा है। मजे से कहती आगे बढ़ गई। आउटलेट से बाहर निकलते ही कोई यूट्यूबर उन्हें टकरा गया। पहले एक और फिर 2-3 इकट्ठे हो गए। देखें, अभी हम शॉपिंग पर आए हैं, प्लीज इस वक्त तो तंग न करें। सफीना साले की बीवी होने की हैसियत से मीडिया वालों को ना सिर्फ जानती थी बल्कि हर तकरीब में शिरकत करने की वजह से लाइमलाइट में भी रहती थी। बहुत से इंटरव्यूज भी दे चुकी थी। वो अच्छे से जानती थी कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो जो मायशा को पहचान कर उससे सवाल जवाब करने के लिए बढ़े, सफीना की बात पर मुंह बनाकर रह गए। मायशा घबराहट का शिकार हुई। प्लीज मैम, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, बस 1-2 सवाल मायशा जी से पूछ लेने दें। 2-3 तो सख्त किस्म के ढीठ थे। अच्छा मायशा जी, सिर्फ ये बता दें कि आखिरी एपी में आप रोई क्यों थी? आपका रोना एक मामा बन चुका है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इन आंसुओं के पीछे क्या वजह थी। उनमें से एक तेजी से मायशा की जानिब आकर इंग्लिश में सवालात की बौछार कर गया। जब जब वो मीडिया के सामने आई थी, यही सवाल लोग पूछ पूछ कर उसका दिमाग खराब कर रहे थे। वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर अपने असल रोड अंदाज में घूर कर पूछने वाले को देखने लगी। क्यों, आप कभी जिंदगी में नहीं रोए? इमोशंस लेस हैं क्या आप, जिसे कभी रोना नहीं आता? क्या रोने की कोई एक ही वजह होती है जो आप जैसे लोगों के दिमाग में कीड़ा बनकर किलबिलाती है? क्या सोचा आप लोगों ने कि इश्क और मोहब्बत में नाकामी ही इंसान को रुलाने की वजह है? कोई और रिश्ता, कोई एहसास, कुछ और जिंदगी में नहीं होता क्या? बस इतना ही दिमाग है आप लोगों के अंदर। सफीना तो उसे भड़कते देखकर शदीद हैरत में मुब्तला थी। वो जो उसे इतना खामोश तबाह समझती थी, वो यूं लावे की तरह उबलेगी, उसके तो वहमो गुमान में न था। देखें, अभी 2 दिन हुए हैं इन्हें आए, प्लीज यूं तंग करना मुनासिब नहीं है। शुक्रिया, हमें इजाजत दें। सफीना ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ थामकर दबाते उसे खामोश करवा कर तेजी से इन यूट्यूबर से मुखातिब होती आगे बढ़ गई। लीजिए नाजरीन, सुना था अमेरिका से आए लोगों के दिमाग 7वें आसमान पर होते हैं। आज आप सभी ने भी देख लिया, जो वो आर्टिस्ट हैं जो अभी मीडिया में आए नहीं और खुद को सुपरस्टार समझ बैठते हैं। क्या इनसे बेहतर हमारे अपने मुल्क की सिंगर्स नहीं थी जो मशहूर और मारूफ म्यूजिशियन फरजाद इन जैसी आर्टिस्ट को ले आए, जो उभरी है नहीं अभी मगर खुद को बहुत सुपर चीज समझने लग गई। वहां मौजूद सभी यूट्यूबर्स के हाथ एक चटपटा मौजू आ गया, जिसे बढ़ा चढ़ा कर मिनटों में उन्होंने वायरल भी कर दिया। कहाँ हो तुम दोनों? कुछ देर पहले ही साले के मोबाइल पर उसके किसी दोस्त ने मायशा की वायरल हुई वीडियो भेजी। उसने छूटते ही सफीना को फोन किया। हम घर आ चुके हैं, सफीना ने उसे सहूलत से बताया। मेहरबानी करके अब इसे कहीं मत लेकर जाना, वो कल की बच्ची है, उसे अभी इस मीडिया को फेस करना नहीं आता। प्लीज अब पब्लिक प्लेस को अवॉइड करना। जब तक मैं या फरजायद उसे ब्रीफिंग नहीं दे लेते, वो बेजार से लहजे में बोला। रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि यूं लोग आ जाएंगे और मायशा ऐसे भड़क जाएगी। उसके वहमो गुमान में भी मायशा का गुस्सा नहीं था। इट्स ओके, मैं ये वीडियो हटवाता हूँ। उसे तसल्ली देकर वो फरजाद के ऑफिस में पहुंचा। तुमने वीडियो देखी है? वो गानों की धुन बना रहा था जिस लम्हे साले उसके ऑफिस में आया। कौन सी वीडियो? सुबह से उसका मोबाइल कहाँ था, उसे कोई होश नहीं थी। ये देखो। उसे अपना मोबाइल थमाकर उसके ऑफिस में लगे लैंडलाइन से उसने बारी बारी इन यूट्यूबर्स को वीडियो डिलीट करने के लिए कहा, जिस पर उन्हें रकम भी देने का कहते फोन बंद किया। फरजाद लब भींचे मोबाइल हाथ में थामे शोला जवाला को देख रहा था। फिर मोबहम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी। तुम हंस रहे हो? सीरियसली? साले ने गुस्से से उसके हाथ से अपना मोबाइल झपटा। यार, मुझे सबसे अच्छी इस लड़की की बात यही लगती है कि ये बनावटी नहीं है, जो है मुंह पर है। लड़कियों को कैसे कैसे तरीके नहीं आते। ये अजीब मस्त मलंग है। वो अभी भी हंस रहा था। तुम प्लीज उसे कुछ समझाओ, वरना ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगी। जबकि मैं रजा रबानी वाली मूवी के लिए भी इसे साइन करने का सोच चुका हूँ। फरजाद की तरह साले भी उसकी आवाज का गर्विदा हो चुका था। ओके, मैं अभी घर ही निकल रहा हूँ। ये तुम्हारी तरफ है? उसके सवाल पर साले ने सर हिलाया। ओके, मैं इसे पिक कर लेता हूँ, साथ साथ समझा भी दूंगा। अपना वॉलेट उठाते वो ऑफिस से निकला, पार्किंग में आया
जहां ड्राइवर उसका मुंतजिर था। तुम दूसरी गाड़ी की चाबी साले से लेकर जवाद को पिक कर लेना। वो अपने एक दोस्त की तरफ गया है, उन्हें पिक करके अपार्टमेंट छोड़ देना, मैं खुद घर चला जाऊंगा। उसे हदायत देते वो गाड़ी की जानिब बढ़ा। कुछ देर बाद वो साले के घर के सामने था। सफीना को फोन मिलाया। हाँ यार, मायशा को बाहर भेज दो, मैं उसे लेकर घर की तरफ जा रहा हूँ। उसका हेलो सुनते ही वो जल्दी से बोला, इतनी क्या जल्दी भाई, अंदर आकर चाय तो पी लो। वो उसकी उजलत पर हैरान हुई। नहीं यार, थका हुआ हूँ, कल सारा दिन और रात और फिर आज का दिन हो गया है, सोया नहीं, इस वक्त शदीद थकावट है, फिर चाय पी लूंगा। वो सहूलत से इनकार कर गया। साले और सफीना का वो मुश्तरका दोस्त था। सफीना शादी से पहले मॉडलिंग करती थी, वहीं उसकी दोस्ती इन दोनों से हुई और फिर साले ने उसे शादी के लिए पसंद कर लिया, इसीलिए वो दोनों से बेतकल्लुफ था। ओके, भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद मायशा को लिए वो खुद बाहर आई। एक कप चाय पीने में 10 घंटे नहीं लगने थे। वो गुस्से से फरजाद को घूर कर बोली। वो हंस पड़ा। मायशा खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। हाँ, तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने में 10 घंटे लग जाने थे। वो भी उसे तंग किए बगैर न रहा। उनकी बातों में मुलाजिम ने उसकी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर चंद बैग्स रखे। तुम्हें तो फिर किसी दिन पूछूंगी। वो चेहरे पर हाथ फेरकर फरजाद को कह कहा लगाने पर मजबूर कर गई। ओके बाय। वो हंसता हुआ हाथ हिलाकर गाड़ी बढ़ा कर ले गया। चंद मिनट की खामोशी के बाद फरजाद ने एक नजर मायशा पर डाली। मार्केट गई थी तुम? उसी ने गुफ्तगू में पहल की। जी, सफीना ले गई थी। वो मुसलसल सामने देख रही थी। फरजाद ने एक नजर दोबारा उसके संजीदा तासुर लिए चेहरे पर डाली। कुछ लिया तुमने? वो उससे ऐसे सवाल कर रहा था जैसे वो बहुत अरसे से दोस्त हों। जी, कुछ कपड़े लिए हैं। वो भी किसी रूटीन की तरह उसे जवाब देती रही। कभी कभी लोग, खास तौर से हमारे इर्द गिर्द ये फैला हुआ मीडिया, हमसे वो सुनना चाहता है जिसे जुबान पर लाते हमें तकलीफ होती है। ये हमारे दर्द को, तकलीफ को, हमारी बेबसी को जानकर बेहद खुश होते हैं, इसे उछालते हैं। पता है क्यों? उसकी बात पर वो हमेशा की तरह अंगुश्त बदनिगाह उसे सुन रही थी। वो कैसे उसकी सभी तकलीफों को जान लेता था। यकीनन उसने वो वीडियो देख ली थी। वो समझ गई थी वो किस बारे में बात कर रहा है, मगर उसकी बात पर वो ना तो भड़कती थी ना गुस्सा होती थी, इसीलिए कि वो जख्म पर नमक पाशी नहीं करता था, वो मरहम रखता था, ऐसे कि उसे दर्द भी ना हो। क्यों? वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली। इसीलिए कि तुम में और सभी आर्टिस्ट उनके लिए एक मौजू के अलावा और कुछ नहीं है। उनकी रेटिंग्स हमारी तकलीफ से होती है। जितनी दर्दनाक स्टोरी ये शेयर करेंगे, लोग इनके ग्रुप्स पर, उनके पेजेस पर, उनके चैनल पर आएंगे, हमारी तकलीफ पर रोएंगे और उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हम डिस्कस किए जाएंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम हर गली और हर महफिल का मौजू बनो? लोग तुम्हारी जिंदगी पर अपनी अपनी सोच के मुताबिक राय दें, फिर चाहे वो सोच महदूद हो या लामहदूद। उसके हर सवाल पर वो खामोश बस नफी में सर हिला रही थी। फिर अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर, अपनी सही और गलत की राय पर काबू रखना सीखो। उसकी बात पर अब की बार मायशा ने चौंक कर उसे देखा। मतलब किसी को ये ना बताऊं कि कोई किसी की जाती जिंदगी में घुसकर कितना गलत कर रहा है? सवाल की बारी अब उसकी थी। कितनों को मना करोगी? मोड़ काटते उसने एक नजर उसके मुस्तरब चेहरे पर डाली। मुझे कोई शौक नहीं था लाइमलाइट में आने का, और ना ही इस फील्ड का। आप क्यों मुझे इसमें लाए? अब वो सारा कसूर उसके सर रख रही थी। ठीक है, इस फील्ड में नहीं आना चाहती, मत आओ। उसकी बात पर मायशा ने हैरान होकर उसे देखा, मगर उसकी अगली ही बात पर तासरात फिर से पहले जैसे हुए। तो फिर किस फील्ड में आना चाहती हो? जिंदगी में क्या करना चाहती हो? उसके सवालों पर उसके चेहरे पर कशमकश वाज़े थी। पता नहीं। उसने कंधे उचकाए। पता है, मैं उस इंसान को सबसे कमजोर तरीन इंसान मानता हूं जो खुद को बदलने की सलाहियत नहीं रखता, जो खुद पर, अपने जज्बात पर मौका महल के मुताबिक कंट्रोल नहीं रख सकता। सोचो, अगर हम अपनी मर्जी के आगे इतने ही बेबस हैं कि हम अपनी मर्जी को लोगों के सामने काबू में नहीं रख सकते, तो फिर हम तो अक्ल कुल या अशरफुल मखलूकात ना हुए, जिन्हें अल्लाह ने अक्ल इसीलिए दी कि वो उसका इस्तेमाल करके मौका के हिसाब से हिकमत अमली कर सकें। उसका लहजा कभी सख्त नहीं होता था, मगर बातें सब सच्ची होती थीं। मायशा को उसे सुनकर महसूस होता था कि जो लोग सच को तल्ख कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। लहजा तल्ख होता है, सच्ची बात तल्ख नहीं होती, वो तो दिल में उतरती है। कबूतर अपने शिकार को देखकर आंखें क्यों बंद कर लेता है? एक और सवाल उसे मखमसे में डाल गया।
इसीलिए कि कबूतर में इतनी अक्ल नहीं होती कि वो खुद को शिकार से बचाने के लिए हिकमत अमली करे। इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया है कि वो मौत को सामने देखकर उसे बचने की तदबीर करे। अगर तुम भी इस कबूतर की तरह आंखें बंद करके लोगों पर चीख चिल्ला कर ये समझोगी कि वो तुम्हारी जिंदगी में दखल देने से हट जाएं, तो तुम में और कबूतर में कोई फर्क नहीं है। खुद को मजबूत बनाओ, अपने जज्बात पर ऐसे कंट्रोल रखो कि अगर कभी ऑडियंस से जूता भी आ जाए ना स्टेज पर, तो तुम पांव से उसे स्टेज से नीचे फेंककर यूं जाहिर करो कि ये जूता मारने वाले के मुंह पर तुम्हारे अमल से पड़े। हकीकत में वही जूता उठाकर उसके मुंह पर मारने का वो असर नहीं होगा जो तुम्हारी इग्नोरेंस से होगा। आइंदा मीडिया के सामने खुद को खुश जाहिर करो। इन्हें हमारे दर्द से कोई सरोकार नहीं, ना हमें हर किसी को अपना दर्द दिखाने की जरूरत है। सिर्फ इन्हें लोगों को अपने दर्द और तकलीफ तक आने की इजाजत दो, जो इसे तुम्हारी ही तरह महसूस करें। हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में रखे हाथ को थपथपाकर वो उसे इस फील्ड में रहने के गुर सिखा रहा था। आइंदा मैं उम्मीद रखूंगा कि तुम्हारे अमल से मुझे तुम में और एक कबूतर में फर्क करने का मौका मिलेगा। उसके अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोकते फरजाद ने अपनी बात समेटी। मुझे खुशी है कि तुम बनावटी नहीं, मगर कभी कभी इसे अपनाना पड़ता है। तब जब ये दुनिया हमारी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करे, तब ये बनावटीपन हद बंदी कायम रखता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम ऊंची ऊंची कह कहे लगाओ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ के बारे में कोई दरियाफ्त करे तो टाल जाओ, उस पर भड़को नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी बिखरी मुस्कुराहट को देखते मायशा के भी लब लम्हा भर को खिले। जी, एक लफ्जी जवाब देते वो उसे मुतमईन कर गई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मेरी बातों को जहन में रखना। खुदा हाफिज। उसकी बात पर वो हौले से सर हिलाती गाड़ी से उतरी। पिछला दरवाजा खोलकर शॉपिंग बैग्स लिए वो मुड़कर अंदर की जानिब बढ़ गई। गाड़ी में बैठने तक जो तपश उस वाक्य के बाद महसूस हो रही थी, अब उसका शायबा तक न था। सुकून सा था अंदर बाहर हर जानिब।